नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का जो मॉक टेस्ट नंबर है वो है 74, यानी कि इससे पहले जो है 73 आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जो डेली आते हैं सुबह आपके 7 बजे। और शाम को 7 बजे भी एक और क्लास आती है जिसमें मैथ्स करवाई जाती है। एमपीएसआई के लिए है, लेकिन उसमें मैथ्स के सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं, तो वो क्लास भी आप लोगों को शाम को 7 बजे देखना है। और एक जानकारी और आप लोगों के लिए कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिएगा testseries.layer3education.com। यहाँ पर जो है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि आपकी जो एमपीटेड एग्जाम है उसके लिए 150 मार्क के पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर बिल्कुल आपको एग्जाम जैसा फील होगा। आप जाकर चेक करिएगा, वहाँ पर जो है अभी 70% का ऑफ भी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, देख लीजिएगा आपके हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं एक जानकारी और आपकी कोर्स से रिलेटेड कि अगर आपको 40 डेज का कोर्स परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। घर बैठे आपको 40 डेज का कोर्स हो जाएगा, जिसमें एमपी टेट की जो है आपकी पूरी मैथ्स करवाई गई है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। 40 वीडियोस है केवल 499 में। आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। नंबर है आपके 9753749986। इन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसमें आपको बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों ने कल कमेंट किया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली स्कोर आपको चेक करते चलना है कि कितना स्कोर आपका हो रहा है 30 आउट ऑफ, है ना। आप सभी को स्कोर काउंट करते चलना है। देखिए पहला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार लॉन के चारों ओर स्थित एक वृत्ताकार पथ है। समझने की कोशिश करिएगा। वृत्ताकार यानी कि इस प्रकार से है, और इसके चारों ओर भी एक और ये है, ऐसा एक पथ है, यानी कि एक रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता। लिखा हुआ है कि वृत्ताकार पथ की अंतः परिधि 440 मीटर है। यदि पथ की चौड़ाई 14 मीटर है तो पथ की बाह्य परिधि की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 96 हो जाएगी, या फिर आपकी 84 या 70 या 88। करने की कोशिश करिए किस प्रकार से इसको करेंगे, है ना। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए देख लीजिए, इसने लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार लोन है, यानी कि एक समझिए कि इस प्रकार से है। देखिए मैं 1 मिनट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इस प्रकार से है ना, ये इस प्रकार से है वृत्ताकार लोन, जिसके चारों ओर एक आपका वृत्ताकार पथ बना हुआ है। यूं समझ लीजिए इस प्रकार से बना हुआ है चारों ओर। थोड़ा सा वृत्ताकार नहीं बनेगा, पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लिखा हो कि अंतः परिधि, यानी कि ये जो अंदर की परिधि है ये कितनी दे रखी है 440। यानी कि मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। वो निकालने के लिए मुझे लिखना होगा कि 2πr बराबर 440, ये लिख देता हूं, जिससे मेरे को ये रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखा 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखी 22/7 इंटू किया आर बराबर 440, है ना। अब ये सारी चीजें उठ के इधर आ जाएगी, तो ये 22 और 2 ये नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 2, और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे 22 दूना 44, तो एक बार में कट गया। 7 इंटू 10 यानी 70, यानी कि आपकी जो रेडियस है वो 70 आ जाएगी। लेकिन उसने बाह्य परिधि पूछी, यानी कि इसकी पूरी परिधि की त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या बतानी है पूरे की। तो आप देख रहे हैं ये तो 70 है, और बाहर जो पथ था उसकी चौड़ाई 14 है, तो यानी कि ये 14 भी जोड़ दो, यानी कि ये जो त्रिज्या हो जाएगी ये आपकी 84 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपकी स्थित है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाहर का पथ कितना चौड़ा है, उसकी लंबाई क्या दे रखी है ना, और परिधि दे रखी है कि क्षेत्रफल दे रखा है, उसके बराबर में रखते ही आपको रेडियस वगैरह मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, है ना, करने की कोशिश करिए। ये इस प्रकार से था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक छात्र द्वारा किए गए दो नंबरों का जोड़ 67 प्लस 59 बराबर 1116 उसने इस प्रकार किया, तो यह किस प्रकार की त्रुटि है, यानी कि ये किस प्रकार की मिस्टेक है, ये आपको बताना है। कि बुनियादी तथ्य में त्रुटि है, या फिर गलत संचालन है, या फिर त्रुटि की पुनरावृत्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या है ये, है ना। आपको बताना है कि क्या इसमें गलत क्या हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि त्रुटि की पुनरावृत्ति, यानी कि उसने क्या किया कि जोड़ना था लेकिन एक आपका हासिल लेना था, वो उसने पुनरावृत्ति कर दी, डबल से लिख दिया उसको। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका लिखा हुआ है 3, लिखा एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है, और तीसरा कोण इन दोनों में से
प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है तो तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिएगा। इन दोनों से आपका 18 डिग्री वो अधिक है ना। तो मान लीजिए पहला कोण मानते हैं x डिग्री का, दूसरा भी इसके बराबर है, लेकिन तीसरा जो है इन दोनों से कितना अधिक है, x प्लस 18 डिग्री है। और ये सब मिलके कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये सब मिलके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलेंगे 180 होगा, है ना। फिर ये जो 18 है ये आप उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप देखते हैं 10 में से 8 गया, 2 इधर बचा, 7 में से 1 गया, यानी कि 162 आ जाएगा, है ना। फिर आप देखते हैं x कितने हो रहे हैं, तो आप देखेंगे 3x बराबर 162, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू करेंगे आप तीनों पर जो 15, एक बचा तो 3 चौक 12 यानी कि 54। लेकिन 54 आंसर यहाँ लगाएंगे क्या, उसने तीसरे कोण का माप पूछा है तो वो 18 ज़्यादा है, तो आप इसमें 18 जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 यानी कि 72 आ जाएगा। 8 4 12 का 2 हंसी लगा 1 6 7, है ना। तो 72 इसका आंसर आएगा, ना कि 54। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आंसर करते समय, जैसे ही x की वैल्यू आती है हम आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने तीसरा कोण पूछा था, तीसरा तो आपका x प्लस 18 था, इसलिए 54 प्लस 18 किया तो आपका जो आंसर आया वो आ गया आपका 72। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है इस प्रकार से है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक ने छात्रों से अंशों की इकाई से किसी भी 5 अंशों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा। इस प्रश्न की आवश्यकता है सोच का स्थानिक स्तर, या फिर निचले स्तर की सोच, या फिर उच्च स्तर की सोच, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि छात्रों से अंशों की इकाई के किसी 5 अंशों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा है, तो इस प्रश्न की आवश्यकता कैसी है। सोच का स्थानिक स्तर है, निचले स्तर की सोच है, उच्च स्तर की सोच है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी कि निचले स्तर की सोच है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है, यानी कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 235 आता है। इनमें बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इसको। 47 आएगा, 50 57 61 क्या आएगा, देखिए करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। आपकी 5 क्रमागत है तो डायरेक्ट आप 235 में बटे 5 भी कर सकते हो। उससे क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, है ना। 3 बचा 5 तो 35, यानी कि आपकी जो है 47 आ गई बीच वाली संख्या, है ना। इससे आप निकाल सकते हो डायरेक्ट 47 आंसर। और आप चाहो तो आप बिल्कुल बेसिक से भी जा सकते हो। कैसे, विषम संख्याएं बोलिए तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी x, अगली हो जाएगी x प्लस 2, है ना विषम संख्या, फिर हो जाएगी x प्लस 4, उसके बाद हो जाएगी x प्लस 6, फिर उसके बाद हो जाएगी x प्लस 8, और बराबर में करके लिख दीजिएगा 235, और इसको सोल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और बीच की पूछे तो x प्लस 4 कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। लिखा हुआ है कि 1y 3y 6 संख्या जो है, यानी कि ये जो संख्या है 11 से पूरी तरह डिवाइडेड है, यानी कि पूर्णतः विभक्त है। तो y का जो मान है वो ज्ञात करिएगा। y का मान क्या हो जाएगा, देखिए 11 का विभाजिकता का नियम वैसे भी सभी को याद होगा, है ना। क्या सिखाया था मैंने कि आपका सम स्थान, आपके सम स्थान का योग बराबर होना चाहिए विषम स्थान के योग के, है ना। तो आपके विषम स्थान कौन कौन से, तो आप देखते हैं विषम स्थान है आपके 6 प्लस 3 प्लस 1, है ना। और आपके जो सम स्थान है वो कौन कौन से है, y प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं 2y। तो इनको जोड़ा आपने तो 6 3 9 और 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 10, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि y का मान अगर 5 रखें तो आपका ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 वाला करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षक ने छात्रों से भिन्न की इकाई में से किसी भी 5 भिन्न को क्रमबद्ध करने को कहा। इस प्रश्न की आवश्यकता है। देखिए ऊपर जो था वो अंश था, यहाँ पर आपको जो है भिन्न की इकाई से 5 भिन्न को क्रमबद्ध करने के लिए कहा। तो इस प्रश्न की आवश्यकता है सोच का स्थानिक स्तर, निचले स्तर की सोच, उच्च स्तर की सोच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिएगा हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि सोच का स्थानिक स्तर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 वाला करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बन जाएगी, 20 22 29, या फिर आपकी ऑप्शन नंबर डी
45। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको टोटल छात्र निकाल कर बताता हूं। तो 30 छात्र हैं एक पंक्ति में और ऐसी 16 पंक्तियां हैं, यानी कि ये हो गए टोटल छात्र। अब मान लीजिए मैं इन सभी छात्रों को 24 छात्रों को खड़ा करूं एक लाइन में। तो मान लीजिए ऐसे, इसको अभी ऐसे देखिए कैसे। आप मान लीजिए ये भी टोटल छात्र है, तो ये इधर भी 24 × मैं मान लेता हूँ लाइनों की संख्या x है ना, तो वो निकल जाएगी। आप बटे कर दीजिए इसको 24 से। तो करेंगे तो 6 से करेंगे 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 4 से करेंगे 4 चौक 16, तो 5 चौक 20, यानी कि 20 लाइनें बन जाएगी जब 24 छात्रों को खड़ा करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि लोहे का एक बॉक्स 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है तो बॉक्स का भार कितना होगा। तो आपको देखिए बताना है कि लोहे का बॉक्स है एक जो पूरा भरा हुआ है इस प्रकार से, है ना, जो आयताकार आपका घनाभ के आकार में है। तो इस प्रकार का बॉक्स है। आपको बताना है कि इस बॉक्स का भार कितना होगा। यदि 1 घन मीटर बराबर 50 किलो, तो आप आयतन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने घन मीटर हैं, उसका इंटू कर दीजिएगा 50 में, तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन में अगर बात करूं तो घनाभ का आयतन बराबर आपका होता है L × B × H होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो अब यहां पर देखिए लंबाई आपकी दे रखी है 9 मीटर। अब यहाँ पर 1 घन मीटर बराबर निकालना है तो सारा घन मीटर में रखना है, तो मीटर में रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए मुझे बटे 100 करना होगा। और यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ भी इसको बदलने के लिए यहाँ बटे में 100 करना होगा। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म। आप करेंगे तो इसको करने की कोशिश करिएगा। 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 25 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 बटे 25 घन मीटर आपका आयतन आ गया। कितना आ गया, 18 बटे 25 घन मीटर। अब ये इतना घन मीटर आया और 1 घन मीटर का 50 है, तो इतने का कितना हो जाएगा, तो इंटू कर देंगे 50 का। तो आप देखिए 25 दूना 50 और 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि उस बॉक्स का भार कितना हो जाएगा, 36 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 5ES में से प्रत्येक अधिगम के एक चरण का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा 5E मॉडल का एक चरण है। आपको बताना है व्यस्तता है ना, अन्वेषण है, स्पष्टीकरण है या उपरोक्त सभी है। देखिए प्रश्न को देखिएगा, लिखा हुआ है 5E में से प्रत्येक अधिगम के एक चरण का वर्णन करता है। निम्नलिखित में तो 5E मॉडल का एक चरण कौन सा है। व्यस्तता है, अन्वेषण है, स्पष्टीकरण है, उपयोग सभी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, यानी कि ये सारे जो हैं 5E मॉडल के चरण हैं, उपरोक्त सभी जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि यदि 28 पुरुष एक हफ्ते में कार्य का 7/8 हिस्सा पूरा कर लेते हैं तो शेष कार्य को दूसरे हफ्ते में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाना होगा। तो देखिए इसको करने के लिए आपका कार्य दिवस वाला चैप्टर का आपका एक फॉर्मूला या फिर एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, जिसको नाम दिया गया है मकादी, मजदूर कार्य दिवस के नाम से एक ट्रिक है, जिसमें हम लिखेंगे 28 पुरुष दिए हैं तो यहाँ 28 लिख देंगे, है ना। आपका कार्य का 7 हिस्सा तो 7/8 लिख देंगे, है ना। अब दिवस कितने हैं, तो उसने एक हफ्ते की बोला है तो यहाँ 7 दिन हम लिख देंगे। फिर उसने बोला शेष कार्य, अब शेष कार्य 7/8 हो गया है तो 1/8 बचा हुआ है ना। अगले हफ्ते में यानी कि 7 ही दिन में कितने पुरुषों को लगाना होगा। तो देखिए यहाँ हम करने की कोशिश करेंगे तो 8 से 8 काट दीजिएगा और 28 × 7 जाएगा, है ना। और यहाँ पर 28 × 7 यहाँ पर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसल, 7 चौक 28, यानी कि 4 पुरुषों को लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 के बाद 12 वाला करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि गणित में
अच्छा असाइनमेंट की विशेषताएं निम्नलिखित कौन सी है? जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, अच्छा असाइनमेंट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नियत कार्य का पिछले ज्ञान व अनुभव से संबंध होना चाहिए, ये अच्छी विशेषता है ना? या फिर नियत कार्य सीखने के अनुभवों और गतिविधियों को प्रोत्साहित और निर्देशित करना चाहिए, या फिर नियत कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ये सभी आपको बताना है कि कौन सी विशेषता हो जाएगी। अच्छी असाइनमेंट की विशेषताएं कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छा असाइनमेंट बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 वाला, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक कुकर को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर यदि वह 20 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ 20% का होता, तो कुकर का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 350, 400, 500 या फिर एक और ऑप्शन है 600, यानी कि 4 ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन है 600। देखिए करने की कोशिश करेंगे। 16% और 20% लाभ, तो देखिए पहले 16% लाभ मिल रहा था और अब 20% मिल रहा है, यानी कि लाभ में वृद्धि कितनी हुई? तो आप बोलेंगे 4% की। मैं बोलूँगा ये 4% की वृद्धि क्यों हुई? तो आपकी तरफ से जवाब आएगा कि भैया हमने 20 रुपये बढ़ाए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपके जो ये 20 रुपये बढ़े ये परसेंटेज में मेरे 4 के बराबर है, तो 20 के नीचे लिख दूंगा 4। और आपसे लागत मूल्य पूछा, तो लागत मूल्य हमेशा 100 रहता है, तो इंटू कर देंगे हम 100 का। 4 से किया 4 5 20 और 5 इंटू 100 आपका आ गया 500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? देखिए अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे पूरा चैप्टर ये हो जाता है। आप सभी को वैसे याद भी होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पीड बराबर है ना इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। और ऐसा हिंदी में बोलें तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये सभी को याद होगा, है ना। ये अगर याद है तो ये अपना प्रश्न बन जाएगा। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी ये होता है कि मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है इस प्रकार से, है ना। ये अगर किसी खंबे को पार कर रही है, तो मान लीजिए अगर ये इसी खंबे को पार कर रही है तो ये ट्रेन यहाँ से चलकर कहाँ आ जाएगी? ये यहाँ आ जाएगी। तो इसने पार किया, यानी कि जब ये ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, यानी कि ये 100 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। दूरी कितनी तय करेगी? ये 100 मीटर। अभी अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म को अगर पार करे तो ये प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, यानी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को जोड़ना होगा। चलिए अब इस प्रकार से मैं लिखता हूं, मान लीजिए चाल बराबर लिखता हूं। तो देखिए पहले मैं चाल लिखूंगा। अब आदमी को पार करी 8 सेकंड में, तो मैं एक ट्रेन की लंबाई मानता हूं x, तो दूरी बराबर लिखा x और समय बराबर लिखा 8। तो ये जो चीज लिखी मैंने x अपॉन 8, ये क्या लिखा कि चाल बराबर मैंने लिखा दूरी बटा समय। तो दूरी उसने अभी एक आदमी को पार किया, यानी खुद को पार किया, तो दूरी लिख दी x और समय कितना लिख दिया मैंने? 8 लिख दिया। तो ये बराबर क्या हो गया? x अपॉन ये क्या है? चाल है। अब चाल के बराबर में वापस से चाल रखूंगा तो कोई समस्या ही नहीं है, चाल के बराबर में चाल रख सकते हैं। तो मैंने लिखा कि जब वो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद को तो पार करेगी सही, साथ में प्लेटफॉर्म को भी करेगी, तो 264 बटे इतना हो जाएगा, कितना? 20 हो जाएगा, है ना। ये इस प्रकार से आ गया। अब इसको काटने की कोशिश करोगे तो 4 से करोगे, 4 दूनी 8 और 4 5 20, है ना। अब इस 5 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5x, है ना। और इस 2 का गुणा इधर आ जाएगा तो 2x प्लस यहाँ 2 का गुणा इधर भी होगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12 का 2, हंसी लगा 1, 2 दून 4, 1, 528। फिर इधर आपका 5x में से 2x जाएगा तो बचा 3x। 3x बराबर 528। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के 3 का भाग लगा देंगे। 3 एकम 3, 2 बचा 3 7 21, 3 6 18, यानी कि 176 इसका आंसर आ जाएगा। 176 मीटर की आपकी ट्रेन है। ये हो गया एक तरीका। पहला तरीका ये है कि चाल बराबर चाल रखकर आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूं। अब मान लीजिए ट्रेन खुद को पार करने में 8 सेकंड लगा रही है, ठीक है। अब और खुद को और प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड। मान लीजिए मैं केवल ये 8 सेकंड इसमें से घटा देता हूं, यानी कि ट्रेन को पार करने के सेकंड इसमें से घटा दिए, तो मेरे पास जो 12 सेकंड बचे, इस 12 सेकंड में ट्रेन किसको पार करती है? केवल इस प्लूल को। तो 264 के नीचे अगर आप 12 करते हैं तो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। अब ट्रेन की स्पीड आई 12 दूना 24,
एक बचा 12 दूना 24, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 22 मीटर प्रति सेकंड। अब 22 मीटर प्रति सेकंड आ गई तो ये 8 सेकंड में खुद को पार करती है, यानी खुद की लंबाई निकल जाएगी। तो 22 इंटू 8 करेंगे तो भी 176 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो चाल बराबर चाल रख के करें या फिर इसकी चाल निकाल कर 8 में गुणा कर दें तो भी इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि गणित को उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपसा उपयोगी है, और यह तरीका संशोधन और ड्रिल कार्य के लिए भी उपयोगी है। रोल प्ले उपागम या फिर आपका निगमनात्मक उपागम या आगमनात्मक उपागम। बताइएगा कि उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी हो, और यह तरीका संशोधन और ड्रिल कार्य के लिए भी उपयोगी है। रोल प्ले उपागम, निगमनात्मक, आगमनात्मक, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बड़ी कक्षाओं में यानी उच्च कक्षाओं में जो है निगमनात्मक उपागम सही रहता है, ये ज़्यादा कारगर रहता है, क्योंकि बड़े बच्चों को ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन आपके प्राथमिक स्तर पर जो है आगमनात्मक उपागम ज़्यादा उपयोगी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 वाला, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ए, बी और सी किसी कार्य को पूरा करने में 10, 12 और 15 दिन का समय लेते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा होने तक करते हैं, तदनुसार 750 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा। यानी कि ये काम कर रहे हैं 10, 12, 15 दिन, तो इनमें बताना है कि 750 रुपये की कुल राशि में ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी सिखाया था कि जो रुपए का आपका बंटवारा होगा वो होगा आपकी स्पीड पे। स्पीड यानी कि इनकी कार्य क्षमता के आधार पर। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, वो हम एलसीएम लेकर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 10, 12 और 15। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 10 है ना, बी बराबर 12 और सी बराबर 15। ये लिखने के बाद हम क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम लिया 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, यानी कि सभी मिलकर कैपेसिटी कितनी हुई 6, 4, 10 और 15, यानी कि 750 रुपये को 15 की कैपेसिटी में बांटना है। अब देना किसको है, जो बराबर है वो नीचे लिखा, और देना किसको है, ए को है। तो यहाँ इंटू कर देंगे ए का। तो 15 पंजे 75, यानी कि 50 इंटू 6 यानी 5 छंग 30, यानी कि 300 रुपये हो जाएंगे। किसके, ए का हिस्सा हो जाएगा 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 वाला, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि अनुदेशन में शामिल है। अनुदेशन में क्या शामिल है, शिक्षण शामिल है, जानकारी प्रदान करना या सिखाना, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा अनुदेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अनुदेशन का मतलब होता है जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचकर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। आपको बताना है कि इस प्रश्न को किस तरीके से किया जाता है। जो लोग शाम की क्लास भी अटेंड कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की क्लास भी अटेंड करना है, शाम को 7 बजे, और वहाँ भी आपके बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, रीजनिंग के भी करवाए जाते हैं। तो अगर आप एमपी टेट के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे सी टेट वगैरह कुछ और तैयारी भी कर रहे हैं, तो शाम की क्लास भी जरूर अटेंड करिएगा। शाम को 7 बजे वाली क्लास है ना, ठीक है। तो वहाँ भी आपको बहुत सारी मैथ्स सीखने को मिलेगी। वहाँ भी इतने ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बस पेडागोजी नहीं करवाई जाती। चलिए अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। तो ये मैंने सिखा रखा है कि ये लाभ हानि का प्रश्न है, और इसमें जो ट्रिक लगती है वो लगती है वरूला, वस्तु, रुपए और लाभ, ये वाली ट्रिक लगती है। तो वस्तु कितनी है, तो 32 संतरे, तो वस्तु की जगह लिख दिया 32। रुपए कितने हैं, 1, और यहाँ पर हानि दे रखी है 40। तो लाभ और हानि घटाकर लिखा जाता है, यानी कि 100 में से 40 घटाकर यहाँ लिखा जाएगा 60। फिर उसने बोला कि 20% का लाभ कमाना है, तो 20% को लाभ को जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 120 है ना। और कितने रुपए में, 1 ही रुपए में कितने संतरे, तो यहाँ आ जाएगा x। अब यहाँ पर नाम बना दीजिए वी विनोद लिख दीजिए मेरा नाम, और आप लिखेंगे 32 इंटू 1 इंटू 60 करेंगे, और बटे आप कर देंगे x की तो वैल्यू निकालना है, तो नीचे केवल कर देंगे 120। तो 60 से किया आपने 2 बार 120, और 2 से किया यहाँ 16, यानी कि उसको 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में 16 संतरे बेचने चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए इंटरैक्टिव तरीके से ज्यामिति सीखने के लिए निम्नलिखित में लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन सा है। प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ज्यामिति सिखाने के लिए इंटरैक्टिव तरीके से जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन सा है? जियोगेब्रा या फिर लोगो या कॉमिक स्ट्रिप या दोनों, बी और सी? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जियोगेब्रा नाम का जो सॉफ्टवेयर है उससे इंटरेक्टिव तरीके से ज्यामिति सिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 20 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए जिससे ये लाभ हानि का ये वाला प्रश्न, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, ये लाभ हानि वाला प्रश्न अगर हो जाए तो ज़रूर आप शाम की क्लास मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन बनने में दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मेरा आपको सजेशन है कि शाम वाली क्लास 7 बजे वाली क्लास भी ज़रूर देखिए। ऐसे प्रश्न वहाँ डेली करवाए जाते हैं। तो ये जो है आउट ऑफ सिलेबस ज़रूर है, लेकिन आपका अगर पूछ ले कोई सी दूसरी एग्जाम में भी तो आप ज़रूर कर पाएँ। तो शाम की क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए आप लोगों से बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो देखिए कोई भी वस्तु जो है आपकी कितने रुपए की हम मानते हैं, तो हम मानते हैं उसको 100 रुपए की। कितने मानते हैं? उसका लागत मूल्य हम मानते हैं उसको 100 रुपए। अब 10% के लाभ की बात बोली है तो यहां मैं लिख दूंगा 110 में बेची, है ना। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई कि 100 की चीज थी, 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब यहां पर ये तो एक्चुअल चीज है। अब कंडीशनिंग यहां से लगेगी कि यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, अभी लागत मूल्य कितना है? 100 है। 20% कम पे खरीदा तो आप बताओ कितने कम में हो जाएगा? तो 20% कम करेंगे तो 100 की जगह अब लागत मूल्य हो गया आपका 80। ठीक है, और 20 रुपए अधिक में बेचता, अभी इस लाइन को छोड़ दो रुपए वाली को, 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। अब 80 आपका क्रय मूल्य है, इस पे 40% का लाभ आप देखेंगे तो 80 का 40% होता है 32, तो 8 चौक 32 लाभ हो जाएगा। तो 80 में 32 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 112। कितना आ जाएगा? 80 में आपने 32 जोड़ा तो 112 आ जाएगा। अब देखते हैं कि पहले तो मैं बेच रहा था 110 में, कितने में बेच रहा था? 110 में, और अभी मैं बेच रहा हूं 112 में। तो मेरा जो विक्रय मूल्य है वो कितना बड़ा? 2 बड़ा। परसेंटेज में कितना बड़ा? 2 बड़ा। और रुपए में कितना बड़ा? देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है 20 बड़ा, तो इसको 20 के नीचे लिख देंगे 2 और इंटू कर देंगे। क्या पूछा आपसे? आरंभिक लागत मूल्य पूछा, तो आप इंटू कर देंगे 100 का, तो 2 से किया 10 और 10 इंटू 1 आपका 1000 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से करिएगा। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो शाम की क्लास जरूर अटेंड करिएगा, वहां आपके ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपके सिलेबस के भी करवाए जाते हैं और आउट ऑफ सिलेबस भी करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षण अधिगम गणित ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किनारा करना शुरू कर दिया है। निगमनात्मक उपागम, है ना, प्लेवे उपागम या फिर रचनात्मक उपागम, या ये सभी। किस शिक्षण अधिगम ने गणित के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किनारा करना शुरू कर दिया? तो इसका आंसर देखिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है कि रचनात्मक उपागम जो था उसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किनारा करना शुरू कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। रचनात्मक उपागम अब नहीं होता, उसने थोड़ा सा है दरकिनार कर लिया है अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 है और मिश्र धातु बी में जल तथा अम्ल का अनुपात 1:4 है, तो नई मिश्र धातु में जल की मात्रा कितनी है? 53 है ना, या फिर 44 है, 80 है, या 24 है? करने की कोशिश करिएगा किस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए 2 तरह की मिश्र धातु है। पहली मिश्र धातु ए जिसमें टोटल मात्रा है 60 किलोग्राम, और दूसरी मिश्र धातु है बी जिसकी टोटल मात्रा है आपकी 100 किलोग्राम। अब इस ए वाली में जो है अम्ल और जल का अनुपात 3:2 है, तो आप यहां लिखेंगे अम्ल और जल, अम्ल
और जल किस अनुपात में है, 3:2 में। तो आप 3:2 में बांट लीजिए, तो 3:2 में बांटेंगे तो 60 के नीचे करेंगे आप 5, 5 से करेंगे 12 और 12 तिया 36 ये हो जाएगा और 12 दूना 24, यानी कि इसमें तो है 24 जल हो जाएगा, है ना। और अब इसकी बात करूं तो इसमें जल और अम्ल का अनुपात 1:4 है, जल 1 है और अम्ल 4 है, तो दोनों को बांटा तो 100 के नीचे आया 5, 5 से किया 20 और 20 से कम 20, है ना। तो ये अम्ल, इसमें जल है आपका 20 और अम्ल है 20 चौक 80। तो जल जल की बात हो रही है कि जल को जोड़ना है, नहीं मिश्रित धातु में जल की मात्रा बतानी है, तो 20 और 24 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग लर्निंग जो थे वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, प्रोग्रामिंग लर्निंग किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी या किया गया था। सिडनी प्रेसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, क्राउनर के द्वारा, स्किनर के द्वारा या थार्नडाइक के द्वारा। बताइएगा किसने जो है प्रोग्रामिंग लर्निंग को प्रस्तावित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, साथ साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज के रूप में 150 रुपए अर्जित करने के लिए 4% वार्षिक दर पर 6 महीने के लिए कितनी राशि दी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है आपको मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन कितना हो जाएगा। तो देखिए आपका साधारण ब्याज बराबर होता क्या है कि साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। अब साधारण ब्याज कितना अर्जित करना है तो यहाँ लिखा हुआ है 150, तो हम लिख देंगे यहाँ 150। मूलधन पता करना है, मूलधन का लिख दो P, है ना, इंटू रेट दी हुई है 4 और समय आपका 6 महीने दिया है तो 6 दिया है तो नीचे 12 भी लिखना होगा और बटे 100 कर दीजिएगा। तो आप देखते हैं 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, है ना। अब आपका जो है 100 जो यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 50, तो 15 पंजे 75 यानी कि 7500 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका स्थित है ना। इस प्रकार से प्रश्न आए तो इस प्रकार से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षक के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। शिक्षक के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है, समूह शिक्षण कहलाता है, लिखित शिक्षण, शिक्षक शिक्षण या फिर मौखिक शिक्षण। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो बड़ा आसान है, सरल है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों ने लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, समूह शिक्षण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 42 है, तदनुसार मूलधन ज्ञात करिए। इसका आंसर देखिएगा। चलिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर आपको निकालने के लिए डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। अब साधारण ब्याज कितना है तो वहां पर दे रखा है 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर दे रखा है, यानी कि 1 साल का ब्याज है 42 रुपए। तो बड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए, 42 रुपए लिख दिया, मूलधन की जगह P लिख दिया और दर आपकी 5% है ही सही, वार्षिक दर है यानी कि 1 साल की। और यहाँ जो ब्याज लिया 42 रुपए 3 वर्ष और 4 वर्ष की जगह 1 साल का लिया, यानी कि इन दोनों का अंतर लिया, यानी कि 1 यहाँ पर लिखेंगे और बटे आप 100 कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चले जाएंगे ये नीचे चला जाएगा। 5 से करेंगे 20 और 42 का डबल कितना है तो 0 0 2 2 4 2 तो 840 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला वाला 27। लिखा हुआ है पहली बार समूह शिक्षण का प्रयोग। देखिए अभी लिखा था कि शिक्षणों के समूह, शिक्षक के समूह मिलकर एक शिक्षण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो समूह शिक्षण कहते हैं। इसका प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था, भारत में, रूस में या फिर 2 ऑप्शन और हैं, अमेरिका और ब्रिटेन। आपको बताना है पहली बार समूह शिक्षण का प्रयोग किस देश में किया गया था, भारत में किया गया, रूस में किया गया, अमेरिका में किया गया या ब्रिटेन में किया गया। इसका आंसर आप लोग लगाइएगा। चलिए इसका आंसर आप लोगों ने लगा लिया, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पहली बार आपका समूह शिक्षण का प्रयोग कहाँ किया गया था तो अमेरिका में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए की राशि के
एक भाग को 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज 9.2% है तो दोनों हिस्से कितने हैं? तो देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है, किस मेथड से होगा आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें जो है आपकी लगेगी एलिगेशन वाली मेथड। तो यहाँ पहली आप ब्याज की दर लिखेंगे 8%, यहाँ दूसरी आप लिखेंगे यहाँ, और जो कॉमन है औसत है वो यहाँ लिखेंगे 9.2। इससे आप रेशियो लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ अंतर आ रहा है 1.2 का और यहाँ अंतर आ रहा है 0.8 का। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म और 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी कि 2 3 के भाग में बढ़ जाएगा। तो 10,000 के नीचे आप लिख देंगे 5 और 2 और 3 में बांटना है तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 2,000, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4 और 6,000 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि किसने एक टीचिंग मॉडल विकसित किया जिसने शिक्षक को कंप्यूटर से बदल दिया, यानी कि शिक्षक की जगह यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। ऐसे टीचिंग मॉडल को किसने विकसित किया था? ओसवाल ने, डेनियल डेविस ने, क्वींस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग लगा रहिएगा कि किसने जो ऐसा टीचिंग मॉडल विकसित किया जिसमें शिक्षक की जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि डेनियल डेविस ने ऐसा आपका आविष्कार किया था टीचिंग मॉडल का जिसमें जो है शिक्षक की जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे लास्ट क्वेश्चन से पहले एक जानकारी कि आप लोगों को सभी को स्कोर जरूर कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 वाला। लिखा हुआ है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? तो करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले तो आप रेट निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए देखिएगा कि 400 की राशि 480 हो गई, यानी कि ब्याज की राशि कितनी हुई? तो आप देखेंगे ब्याज की राशि हो गई 80, है ना, 80 रुपये बढ़े तो वो ब्याज हो गया, और मूलधन 400 है, दर आपको निकालना है और समय आपको दे रखा है 4 साल, तो यहाँ 4 साल बटे आप 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ 4 से 2 जीरो 2 जीरो और 4 चौक 16 और 16 पंजे 80 यानी कि 5% रेट आ गई। अब आपको क्या करना है, 5% आ गई तो 5% को बढ़ाकर 2% और बढ़ाना है तो 7% करना है। तो 400 की राशि पे 7% की रेट से 4 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी? तो आप देखेंगे 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, 4 चौक 16 और 16 इंटू 7, तो 7 चंग 42 का 2 से लगा 4 7 कम 7 4 11, यानी कि 112 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 400 रुपये वो राशि थी, 112 ब्याज हो गया, तो 512 आपका टोटल राशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपकी स्थित है। तो इस प्रकार के आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि जो है आपके व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आएँ और ये थोड़ा लंबे समय तक चले, है ना। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।